हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को, जो कि जून 2022 का संस्करण है। इससे पहले प्रतियोगिता दर्पण के जून का संस्करण हम लोगों ने कवर किया था। उसके पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है। क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण के पीडीएफ को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण जून 2022, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पूरे मंथ का सभी करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपको क्रॉनिकल। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो देखिए, भारत की पहली जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है वो जम्मू में सांबा जिले का एक पल्ली गांव है। ठीक है, जम्मू का सांबा जिले का पल्ली गांव ये कार्बन न्यूट्रल बनने वाला देश का पहला पंचायत बन गया है। ये पंचायत जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड जो हैं वो डिजिटल हैं। यहाँ पर 3 सप्ताह में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट का कार्य पूरा किया गया और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव से देश भर को संबोधित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का साइक्लोपियन वॉल। तो ये अप्रैल 2022 में बिहार के साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नया प्रस्ताव भेजा गया। राजगीर में 2500 साल से अधिक पुराना 40 किलोमीटर लंबा ये साइक्लोपियन वॉल का संरचना है। ठीक है, बिहार के राजगीर में है 2500 साल पुराना 40 किलोमीटर लंबा साइक्लोपियन वॉल। इस दीवार का निर्माण जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से भी पहले हुई थी, ताकि बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाया जा सके। ठीक है, इसमें आगे है कि माना जाता है कि राजगीर की साइक्लोपियन वॉल जो है वो मौर्य पूर्व युग में एक साथ लगे हुए बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों से निर्मित की गई थी। इसमें आगे है कि बिहार में पहले भी 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। एक है आपको नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा है बोध गया का महाबोधि मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। तो देखा जाए तो 6 अप्रैल को संसद के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 मतलब क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। अब देखा जाए तो इसमें है क्या, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्रिमिनल अरेस्ट होता है या कोई भी संदिग्ध अरेस्ट होता है तो पुलिस को या जेल अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया जाएगा, जिससे कि वो रेटिना, आइरिस स्कैन सहित जो भी भौतिक और जैविक नमूना है उसको एकत्र करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने की अनुमति देगा। ठीक है, इसके तहत होगा यूँ कि माप लेने की अनुमति अगर आप नहीं देंगे या विरोध करेंगे या इनकार करेंगे तो भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धारा है 186 उसके तहत इसे अपराध माना जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी है, भौतिक और जैविक नमूना हस्ताक्षर और हस्तलेखन का डेटा का भंडार होगा, जिसे कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत का पहला अमृत सरोवर। तो देखा जाए तो भारत का जो पहला अमृत सरोवर है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव के पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। ठीक है, रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। उसमें से एक तालाब को अभी कुछ हफ्ते में साफ कर कायाकल्प कर दिया गया और अब ये तालाब जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। अब ग्राम पंचायत सिंगन खेरा में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का मतलब 1.67 हेक्टेयर वाला जो तालाब है उस पर भी काम शुरू हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं सांस अभियान पर। सांस जिसे कहते हैं SAANS मतलब सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। देखा जाए
तो ये कर्नाटका के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने सांस अभियान को शुरू किया है। यह अभियान जो है वो निमोनिया के सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई का अभियान है। निमोनिया जो है वो एक तरह का फेफड़े का संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगल संक्रमण के कारण होता है। कर्नाटक में जो 5 वर्ष से कम आयु की जो बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो प्रति 1000 पे 28 है। ठीक है, मतलब प्रति 1000 जीवित जन पे 28 मृत्यु होती हैं। तो इसका रेशियो के हिसाब से इसको निमोनिया के हिसाब से इसको कम किया जाएगा। ठीक है, ये निमोनिया का रेशियो था। तो 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों की मृत्यु दर है उसको प्रति 1000 जीवित जन में से 23 करने का लक्ष्य है कर्नाटक सरकार का। मतलब कि प्रत्येक 1000 में 3 कम करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है विश्व सैन्य व्यय। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कहते हैं सिप्री, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अप्रैल 2022 में प्रकाशित जो वैश्विक स्तर पर नए आंकड़ों के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक वास्तविक रूप से 0.7% बढ़कर 2113 अरब डॉलर हो गया। ठीक है, ये विश्व से जो कुल वैश्विक वास्तविक रूप में जो है जो आंकड़ा दिया गया है आपको सैन्य व्यय का, जो 0.7% बढ़ गया है और 2113 अरब डॉलर हो गया बढ़कर। अब देखा जाए तो 2021 में कुल सैन्य व्यय जो है उसमें 62% का योगदान सिर्फ 5 देशों का रहा है। वो उसमें अमेरिका, चीन, भारत और UK और रूस, ये 5 देश जो हैं, अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस, सिर्फ इन 5 देशों को मिलाया जाए तो 62% व्यय किया गया है सैन्य व्यय। और अकेले अमेरिका और चीन ने सैन्य व्यय पे 52% खर्च किया है। देखा जाए तो तीसरे स्थान पे आता है भारत। भारत ने 76.6 अरब डॉलर के सैन्य व्यय के साथ 2020 से 0.9% और 2012 में 33% अधिक है। ठीक है, अगर हम लोग 2012 से कंपेयर करेंगे तो 33% अधिक इस बार व्यय हुआ है, और अगर हम लोग 2020 से कंपेयर करेंगे तो 0.9% अधिक है भारत का। ठीक है, और भारत का इस बार कितना अरब डॉलर रहा, तो 76.6 अरब डॉलर सैन्य व्यय। अब देखा जाए तो स्वदेशी हथियार उद्योग को मजबूत करने के लिए 2021 में भारत के सैन्य बजट में पूंजी परिवार का 64% घरेलू से उत्पादित हथियारों के अधिग्रहण के लिए निर्धारित किया गया था। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इंडोनेशिया का पाम ऑयल संकट। तो देखिए, इंडोनेशिया का जो पाम ऑयल संकट है उसको मेनली 2 संभावित कारण हो सकते हैं। एक है कि खाना पकाने के तेल में, विशेष रूप से जो सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन की तेल की आपूर्ति में व्यवधान, पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण है कि पेट्रोलियम से जुड़ा जो विशेष रूप से जैव ईंधन के रूप में पाम ऑयल का उपयोग इंडोनेशियाई सरकार ने 2020 से जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की योजना के तहत पाम ऑयल के साथ डीजल का 30% सम्मिश्रण अनिवार्य किया है। फिर है कि इंडोनेशिया पाम ऑयल उत्पादन के रूप में 45.5 मिलियन टन और कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% के साथ प्रथम स्थान पर है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे अधिक पाम ऑयल इंडोनेशिया उगाता है। ठीक है, पाम ऑयल इंडोनेशिया का प्रथम स्थान रहा, जो कि 45.5 मिलियन टन है उत्पादन। और कुल वैश्विक उत्पादन, पूरे विश्व का कुल वैश्विक उत्पादन मिला लिया जाए तो केवल इंडोनेशिया का 60% उत्पादन होता है। सेकंड स्थान पे आता है आपको मलेशिया। ठीक है, तो देखिए पहले इंडोनेशिया के बारे में देखिए। तो इंडोनेशिया जो है 45.5 मिलियन टन उत्पादन करता है, जिसमें से 29 मिलियन टन पाम ऑयल दुनिया में ये निर्यात करता है, और निर्यात करने में भी ये प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, अब देखा जाए अगला है कि सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मलेशिया है। दूसरा नंबर पे मलेशिया आता है। मलेशिया 18.7 मिलियन टन का पाम ऑयल का उत्पादन करता है, और निर्यातक में ये दूसरे स्थान पर है। मलेशिया 16.22 मिलियन टन, ठीक है, 16.22 मिलियन टन ये निर्यात कर देता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है। 14-15 मिलियन टन के वार्षिक आयात में ये पाम ऑयल का हिस्सा इसका जो है वो 8 से 9 मिलियन टन है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुरील द्वीप विवाद। तो देखा जाए तो 22 अप्रैल 2022 को जापान की नई डिप्लोमेटिक ब्लू बुक ने कुरील द्वीप समूह को रूस के अवैध कब्जे के रूप में वर्णित किया। इस विवादास्पद द्वीप समूह को जापान उत्तरी क्षेत्र, रूस दक्षिणी कुरील कहता है। ठीक है, जापान इसको उत्तरी क्षेत्र कहता है और रूस इसको दक्षिण कुरील कहता है। कुरील द्वीप समूह की स्थिति अगर हम लोग देखें तो ये जो है 4 द्वीपों का एक समूह है जो कि जापान के सबसे उत्तरी प्रांत होक्काइडो के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और 1949 तक अपने जापानी निवासियों को इसे निष्कासित कर दिया था। ठीक है, जापान के अनुसार अगर देखा जाए तो द्वीपों को जापान की संप्रभुता की पुष्टि 1904-5 के रूसी जापानी युद्ध जो है इसे जापान ने जीता था उससे किया जाता है। और दूसरी ओर देखा जाए तो रूस का याल्टा समझौता और पोट्सडैम घोषणा जो कि 1945 में हुई थी को अपनी संप्रभुता के प्रमाण के रूप में दावा करता है और तर्क देता है कि 1991 में सैन फ्रांसिस्को संधि कानून सबूत है कि जापान ने द्वीप पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार किया था। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखिए सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको RS-28 कहते हैं उसका रूस ने सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की है और ये घोषणा की गई है अप्रैल 2022 में। इसका जो मारक क्षमता है वो 11,000 से 18,000 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मिसाइल रोधी रक्षा के सभी आधुनिक साधनों को पार करने में सक्षम है। एक RS-28 सरमत मिसाइल के अंदर देखा जाए तो 10 से 15 वॉलेट लगे होते हैं जो कि दूसरे फेज में हाई स्पीड से अलग अलग जगह पर निशाना साध सकते हैं। नेक्स्ट है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्रवाई हेतु जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। तो ये देखा जाए तो विश्व बैंक ने मिशन कर्मयोगी के लिए $47 मिलियन की मंजूरी दी। मिशन कर्मयोगी के लिए $47 मिलियन की मंजूरी दी गई। मिशन कर्मयोगी क्या है? तो मिशन कर्मयोगी जो है वो सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। देखा जाए तो विश्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी के समर्थन के लिए $47 मिलियन की एक परियोजना को मंजूरी दी है। विश्व बैंक की ये परियोजना जो है इसमें आपको केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, एजेंसियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच विकसित करने के लिए क्षमता ढांचे का विकास करके मिशन कर्मयोगी का समर्थन करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलन मस्क ने किया $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण। देखा जाए तो 25 अप्रैल को एलन मस्क ने ट्विटर को लगभग $44 बिलियन में खरीदने का समझौता किया। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आपको स्पेसएक्स के मालिक हैं। फिर इसमें देखा जाए तो इस सौदे से एलन मस्क जो है $44 बिलियन में सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करेंगे और जिसके तहत शेयर का मूल्य जो होगा वो होगा $54.20 होगा। ठीक है, ट्विटर के संस्थापक जो हैं वो है जैक डॉर्सी और ट्विटर के जो CEO हैं वो है पराग अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अवसर योजना। तो देखा जाए तो 8 अप्रैल को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसके स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर योजना का शुरुआत किया है। ठीक है, इस योजना के तहत होगा यूँ कि प्रत्येक भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का जो संचालित हवाई अड्डा है मतलब AII का जो हवाई अड्डा है वहाँ पे स्वयं सहायता समूह को 100 से 200 वर्ग फुट का क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर, अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ आउटलेट पहले ही चालू कर दिए गए हैं।
आवंटित क्षेत्र जो है वो 15 दिनों की अवधि के लिए बारी बारी के आधार पर दिए जाएंगे और यहाँ पर स्थानीय उत्पाद जैसे कि मुरमुरे, डिब्बाबंद पापड़, अचार, बांस आधारित लेडीज बैग, फिर आपको बोतल, लैंप सेट आदि का प्रदर्शन और विपणन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की 8% वृद्धि दर का अनुमान, और ये विश्व बैंक का अनुमान है। तो देखा जाए तो 13 अप्रैल 2022 को विश्व बैंक ने अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2022 रिपोर्ट जारी की है। शीर्षक है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स अ न्यू वे फॉरवर्ड। देखा जाए तो 2022-23 के लिए जो विश्व बैंक ने भारत का पूर्वानुमान जो लगाया था, जीडीपी का पूर्वानुमान, वो है 8.7% से घटकर 8% कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध जो है उसका मुख्य कारण है कि जो जीडीपी 8.7% का अनुमान था उसको घटाकर 8% कर दिया गया है। देखा जाए तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो जीडीपी होगी वो 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है और दक्षिण एशिया के क्षेत्र के जो विकास दर होंगे 2022 में वो 6.6% और अगले वित्त वर्ष में ये 6.3% होने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2021-22 में देश में रिकॉर्ड 1.67 लाख कंपनियों का पंजीकरण। ठीक है, तो देखा जाए तो 2021-22 में देश में नई कंपनियों का पंजीकरण में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है और कंपनी मामलों के जो मंत्रालय के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 21-22 में देश में जो नई कंपनी का पंजीकरण हुआ है वो 1.67 लाख, मतलब 2020-21 में ये 1.55 लाख था, अब ये हो गया है 1.67 लाख। सर्वाधिक कंपनियों का जो पंजीकरण हुआ है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुल 31,107 कंपनियों का पंजीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश में 16,969 कंपनियां हुई हैं और दिल्ली में 16,323 कंपनियों का पंजीकरण हुआ है सिर्फ 2021-22 में। ठीक है, और इनमें सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक है, मतलब सर्विस सेक्टर में आपको 44,168 कंपनियां पंजीकृत हुई हैं और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 34,640। फिर आपको सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो कुल 23,416 कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। ठीक है, और उसी तरह से कृषि व संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में 13,387 कंपनियों का पंजीकरण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें तो 2021-22 में बागवानी उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान। ठीक है, कृषि मंत्रालय का पहला अग्रिम अनुमान आया है। तो देखा जाए तो 28 मार्च 2022 को कृषि मंत्रालय के द्वारा 2021-22 का बागवानी उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया और इस अनुमान के आधार पर अगर देखें तो 2020-21 में जो था 2020-21 में था आपको जो क्षेत्र थे मिलियन हेक्टेयर में वो थे 27.48 मिलियन हेक्टेयर और कुल उत्पादन जो मिलियन टन में हुआ था वो हुआ था 334.60 मिलियन टन। ठीक है, और 2021-22 में वही आंकड़ा देखा जाए तो जो ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो है 27.56 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, मतलब पिछली बार की तुलना में 0.003% अधिक, और यही कुल उत्पादन अगर मिलियन टन में देखा जाए 333.25 मिलियन टन। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो 0.4% का गिरावट दर्ज किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के इस आकलन के अनुसार 2020-21 की तुलना में जो 2021-22 हैं उसमें फल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सब्जी, जड़ी बूटी, मसाला, फूल, इन सब के उत्पादन में घटा है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो फसल जो है आपको बागवानी फसल जो 2020-21 का जो था वो था 334.25, लेकिन 28 मार्च 2022 का आंकड़ा देखा जाए तो 2021-22 में ये 333.25 हो गया, मतलब इसमें कमी आई है। ठीक है, फिर फल देखते हैं तो फल में अगर मिलियन टन में देखें तो 102.48 मिलियन टन है और वही इस बार 2021-22 में
102.92 मिलियन टन है, मतलब इसमें थोड़ा वृद्धि हुआ है। सब्जी अगर देखें तो पिछले बार 200.45 मिलियन हेक्टेयर था ज़मीन, अब यही 199.88 हो गया है। उसी तरह से प्याज का देखा जाए तो प्याज जहां मिलियन टन में था आपको 2020-21 में 26.6 और 21-22 में हो गया 31.1, मतलब इसमें वृद्धि हुई है। आलू में कमी आई है, जो 56.2 था इस बार 21-22 में 53.6 हो गया है। उसी तरह से टमाटर में भी कमी आई है। फूल में वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टोटल डेटा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस में सरकार की 51% की जो हिस्सेदारी है उसको स्टार 9 मोबिलिटी को बोली सरकार ने मंजूर की। तो देखा जाए तो एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद अब सरकारी जो कंपनी है हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस, उसे भी प्राइवेट करने का सरकार के प्लान है। तो इसमें देखा जाए तो जो अभी तक की स्थिति है, सरकार की हिस्सेदारी थी 51% और 49% हिस्सेदारी ओएनजीसी की थी। ठीक है, अब अपना 51% हिस्सेदारी जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है स्टार 9 मोबिलिटी, उसको बेचने जा रही है और ये अप्रैल 2022 में ये मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, 51% हिस्सेदारी में जो सरकार ने कहा था एक रिजर्व प्राइस रखा था 27% 51% हिस्सेदारी का 51% हिस्सेदारी का जो रिजर्व प्राइस था वो था 199.92 करोड़। लेकिन बोली जो लगी उसमें स्टार 9 मोबिलिटी ने जो जीता है बोली, उसमें सर्वोच्च 211.14 करोड़ की बोली लगाई है। इसमें आगे कि पवन हंस लिमिटेड को खरीदने वाली जो निजी कंपनी है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 3 निजी कंपनियों का कंसोर्शियम है। इसमें बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरस्कार सम्मान, जिसमें पहला टॉपिक है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के और ब्रिटिश प्राकृतिक इतिहास प्रसारक और प्रकृतिवादी हैं सर डेविड एटनबरो। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है 2021 का। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो प्रकृति के संरक्षण और इसकी बहाली के लिए अनुसंधान, प्रलेखन और वकालत के प्रति समर्थन के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया, जिसमें यूएनईपी, ठीक है यहाँ यूएनईपी है, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के जो अन्य विजेता हैं उसमें आपको नीति नेतृत्व श्रेणी में मिया मोटली बारबाडोस की प्रधानमंत्री हैं और प्रेरणा और कार्य श्रेणी में अगर देखें तो ये मेलानेशिया की सू वुमन को दिया गया है। ठीक है, सी वुमन, मेलानेशिया की सी वुमन को, जो कि पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप समूह से हैं। फिर आपको उद्यमी विजन श्रेणी दिया जाए तो ये दिया गया है मारिया कोलेनिकोवा को, जो कि किर्गिज़ गणराज्य की हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें आपको विज्ञान और नवाचार श्रेणी, जिसमें डॉक्टर ग्लैडिस क्लेमा जिकुशोका को दिया गया है, जो कि युगांडा से हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है विटली गोल्ड अवार्ड 2022। तो विटली गोल्ड अवार्ड जो है ये लंदन संरक्षणवादी हैं चारुदत्त मिश्रा, उसको लंदन में रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में विटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 40,000 पाउंड। देखा जाए तो जो चारुदत्त मिश्रा हैं उसको अफगानिस्तान, चीन और रूस सहित कुल 12 हिम तेंदुआ रेंज देशों में उनके काम के लिए उसे ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें कुछ अन्य विजेता भी हैं, जैसे कि इमैनुअल अमोआ, जो घाना अफ्रीकी में जो पतले थूथन वाले मगरमच्छ होते हैं उस पर काम करने के लिए दिया गया है इमैनुअल अमोमा को। इसमें आगे है, इसके अन्य विजेताओं में है मिकेला कैमिनो, जो कि अर्जेंटीना समुदाय के उनके मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाने और अर्जेंटीना के ड्राई चाको के संरक्षण के लिए इसे दिया गया है।
फिर नेक्स्ट है आपको पाब्लो हॉफमैन। पाब्लो हॉफमैन को दिया गया है, जो कि ब्राज़ील अरोकेरिया वन क्षेत्र में जंगली पौधे की विविधता के लिए बढ़ावा देने के लिए इसे दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपको सोनम लामा। सोनम लामा जो है आपको नेपाल के हैं, लाल पांडा पर किए गए काम के लिए इन्हें दिया गया है। फिर है एस्ट्रेला मटिल्डे। एस्ट्रेला मटिल्डे जो है वो साओ टोमे और प्रिंसिप के हैं, जो कि समुद्री कछुओं को बचाने के प्रयास के लिए दिया गया है। फिर नेक्स्ट है डेडी यानस्याय, जो कि इंडोनेशिया से हैं, सुमात्रा के जो गैंडे हैं उस पर काम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग नियुक्तियों की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट्स। तो पहला है कि दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए हैं विजय सांपला। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं शांति सेठी, जो कि भारतवंशी नौसेना दिग्गज है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के प्रशासन और प्रबंधन पर स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अपराजिता शर्मा को। फिर नेक्स्ट है फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये है इमैनुअल मैक्रों, फिर से चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर, जिसमें पहला है JD रिम्बाई। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री JD रिम्बाई का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रफुल्लकर। ये पद्मश्री से सम्मानित महान संगीत निर्देशक, उड़िया गायक और गीतकार प्रफुल्लकर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है बिल्किस बानो एधी, जो कि प्रसिद्ध पाकिस्तानी परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता बिल्किस बानो एधी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया और पेशे से नर्स थी। इन्हें पाकिस्तान की मां कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है रिचर्ड हावर्ड। रिचर्ड हावर्ड जो है वो पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, अमेरिकी कवि हैं रिचर्ड हावर्ड, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तकों की ओर, मतलब बुक्स, जिसमें पहला है प्लैटिनम जुबली कुक बुक, रेसिपी एंड स्टोरीज फ्रॉम हर मैजेस्टीज रिप्रेजेंटेटिव्स अराउंड द वर्ल्ड। इसके लेखक हैं अमीर कोटेचा। फिर नेक्स्ट है डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख, इंडियाज लोनली यंग वुमन एंड द सर्च ऑफ इंटीमेसी एंड इंडिपेंडेंस। इसके लेखक हैं शरणा भट्टाचार्य। नेक्स्ट है केम द लाइटनिंग 20 पोएम्स फॉर जॉर्ज। इसके लेखक हैं ओलिविया हैरिसन और मार्टिन स्कॉर्सेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है 1946 रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक हैं प्रसाद कपूर। बुक्स में आगे है महाभारत, द एपिक एंड द नेशन। इसके लेखक हैं GN देवी। फिर नेक्स्ट है इट्स योर बेबी। इसके लेखक हैं डॉक्टर सरोज बालन। फिर नेक्स्ट है JNU, नेशनलिज्म एंड इंडियाज अनसिविल वॉर। इसके लेखक हैं मकरंद R परांजपे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे खेल कूद की ओर, जहाँ पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। इसमें है जो रूट। जो रूट जो है वो इंग्लैंड के टीम के कप्तान थे। जो रूट ने 5 साल तक कप्तानी करने के बाद टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक मैच और सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। 64 टेस्ट मैचों की कप्तानी की है, जिसमें 27 मैचों में जीत हासिल हुई है। नेक्स्ट है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन का देखा जाए तो ये राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर हैं, और अश्विन जो है लखनऊ जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स का जो मैच हो रहा था उसमें इन्हें रिटायर्ड आउट होने का कहा गया। ठीक है, IPL के इतिहास में ये पहली बार हुआ है रिटायर्ड आउट हुए हैं। फिर नेक्स्ट है डी गुकेश। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 48वें ला रूडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट में 9 राउंड से 8 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आर प्रज्ञानंद। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने आइसलैंड में रेक्याविक ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया।
फिर नेक्स्ट है कैरन पोलार्ड। कैरन पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज़ के हरफन पौलर खिलाड़ी कैरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2023 में भारत करेगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी। तो देखा जाए तो 2023 में भारत में स्ट्रीट चाइल्ड विश्व क्रिकेट कप का मेजबानी करने वाला है भारत, जिसके आयोजक हैं स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा। इस विश्व कप में 16 देशों की कुल 22 टीमें हिस्सा लेंगी। इस क्रिकेट विश्व कप में सड़क पर रहने वाले बच्चों और युवाओं स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं। फिर मिक्स्ड जेंडर वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। फिर नेक्स्ट है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप। तो देखा जाए तो 12 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के पोचेस्ट्रॉम में फाइनल खेला गया। विजेता रहे नीदरलैंड और उपविजेता रहे जर्मनी। 2023 में FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप का 10वां संस्करण होगा और ये चिली के सैंटियागो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ओबेदुल्ला खान हॉकी कप। 21 मार्च से 27 मार्च तक भोपाल में आयोजित किया गया। फाइनल में विजेता रहे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानी कि RSPB। ठीक है, RSPB। मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो चुने गए वो थे अर्जुन। रेलवे के खिलाड़ी हैं अर्जुन, मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। और इस बार ये टूर्नामेंट 6 वर्षों के अंतराल पर आयोजित। नेक्स्ट है डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता 2022। तो देखा जाए तो 16 वर्षीय भारतीय तैराक वेदांत माधवन, जो कि अभिनेता आर माधवन के पुत्र हैं, वेदांत माधवन जो हैं वो आर माधवन के पुत्र हैं, उन्होंने डेनमार्क में कोपेनहेगन में डेनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता 2022 में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक हासिल किए। अब वो 2 पदक जो है उसमें से आपको 1500 मीटर का फ्री स्टाइल इवेंट में रजत पदक और 800 मीटर का फ्री स्टाइल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। शीर्ष भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर के बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 में चुने गए हैं बाबर आजम पाकिस्तान के, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 के लिए चुने गए हैं रचल हैंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए तो ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं जय शाह जो कि BCCI के सचिव हैं। फिर नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी को। फिर नेक्स्ट है कि IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। तो ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग दिवस की ओर, जहाँ पहला है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वलीनता दिवस, स्वलीनता जागरूकता दिवस, जिसे हम लोग ऑटिज्म जागरूकता दिवस भी कहते हैं। इसका थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंग्लिश में कहें तो इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। फिर आते हैं 4 अप्रैल में। 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन कार्रवाई में सहायता दिवस। इसका थीम है सुरक्षित जमीन, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। फिर आपको 5 अप्रैल में आते हैं समुद्री दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जिसे कहते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। इसका थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। फिर 6 अप्रैल को मनाया गया है विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसका थीम है सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान। फिर 7 अप्रैल में हम लोग देखें तो 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। फिर आपको आते हैं 10 अप्रैल में मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी का थीम था होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पार्किंसन दिवस। चलिए आगे देखें। 11 अप्रैल में अगला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 14 अप्रैल को दिया गया है अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया गया। फिर 16 अप्रैल को मनाया गया है हाथी रक्षा दिवस और 17 अप्रैल को मनाया गया है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस का जो थीम है वो है
सबके लिए पहुंच, साझेदारी, नीति, प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, वंशानुगत रक्तस्राव विकारों को राष्ट्र नीति में शामिल करना। फिर 18 अप्रैल को मनाया गया है विश्व विरासत दिवस, जिसका थीम है विरासत और जलवायु, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 19 अप्रैल को मनाया गया है विश्व यकृत दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है। इसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, यानी कि रीड सो यू नेवर फील अलोन। 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस का थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार उपयोग करें। फिर 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसका थीम है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। 28 अप्रैल को मनाया गया है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस। थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें। चलिए आगे देखें। 29 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 30 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस का जो थीम है स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन स्टडी सेंटर वेबसाइट है जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल दोनों का मिक्स का एक पीडीएफ बनाया गया है जो आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना है और नहीं तो नीचे लिंक से जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।